नमस्कार जी। स्वागत है आपका भूगोल की एक और क्लास में। आज हम अध्ययन करेंगे प्राथमिक क्रियाएं कि प्राथमिक क्रियाएं होती क्या है। इनका आज हम डिटेल अध्ययन करने वाले हैं, तो देर ना करते हुए हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्राथमिक क्रियाओं की। प्राथमिक क्रियाओं की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले आता है कि आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया होती क्या है कि वे क्रियाएं जिनसे मानव को जीविकापोर्जन हेतु आय प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। यानी कि मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे हमें क्या प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, बदले में आय प्राप्त हो, वही आपकी क्या कहलाती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मेरी आर्थिक क्रिया कौन सी हो गई, टीचिंग करना। जैसे कोई मिस्त्री है, वो काम कर रहा है और काम करने को उसको क्या मिल रहा, पेमेंट मिल रहा, उसको भुगतान हो रहा है, तो उसकी आर्थिक क्रिया क्या होगी, मिस्त्री वाली हो गई। तो यही होती है आर्थिक क्रियाएं। ये आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। जिसमें पहला आता है आपका प्राथमिक, सॉरी एक सेकेंड, जिसमें आपका पहला आता है प्राथमिक क्रिया, दूसरा है द्वितीय क्रिया, तीसरा है तृतीय क्रिया और चौथा है चतुर्थ क्रिया। इसमें एक और आता है पंचम क्रियाकलाप, जो आपका जो एक तीसरा है ना, तृतीय क्रियाकलाप, इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और ये देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं कहते किसे हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कहते किसे हैं, कि यह मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के सीधा उपयोग से जुड़ी होती है क्रियाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। यानी कि मानव क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कहा जाता है। प्राइमरी एक्टिविटीज को जो निर्धारित करते हैं वो प्राकृतिक संसाधन इसको निर्धारित करते हैं। जैसे भूमि की बनावट हो गई, जंगल हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी से हमें मिलता क्या है, प्राप्त क्या होता है, तो प्राइमरी एक्टिविटी से हमें भोजन प्राप्त होता है और उद्योगों के लिए इनसे हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। ये प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, ये 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, कृषि करना, संग्रहण करना यानी कि गैदरिंग करना, मछली पकड़ना, पशुपालन करना, खनन करना और शिकार करना। कितने प्रकार की, 7 प्रकार की होती है। प्राइमरी एक्टिविटी 7 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती है। अब हम एक एक करके इन सब का अध्ययन करने वाले हैं। इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के प्रकार पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे संग्रहण करना यानी कि गैदरिंग करना, इकट्ठा करना, हम पढ़ेंगे मछली पकड़ना, जो तटवर्ती इलाका होता है वहां आज भी मछली पकड़ने का कार्य होता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। अगला हम पढ़ेंगे लकड़ी काटना। पहले लोग लकड़ी काटते थे अपने जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन आज लकड़ी का क्या हो गया है, व्यापारीकरण हो गया है। फिर हम पढ़ेंगे पशुपालन करना, कि पशुपालन कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे खनन करना, और अगला आपका है शिकार करना। ठीक है, तो संग्रहण और शिकार है, संग्रहण और शिकार है। ठीक है, जो संग्रहण और शिकार है यानी कि आखेट और शिकार विश्व के प्राचीनतम ज्ञात प्राथमिक क्रियाएं हैं। आपसे पूछ लेता है कि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात प्राथमिक क्रिया कौन सी है, आखेट करना और संग्रहण करना। 78 बात याद रही जैसी। ठीक है, जैसे देखो, सॉरी या मिस प्रिंट हो गई है, तो आप यहां आएगा आखेट। आपसे ये पूछ ले कि विश्व के प्राचीनतम ज्ञात प्राथमिक क्रिया कौन सी है, तो आखेट एवं भोजन संग्रहण विश्व के प्राचीनतम ज्ञात प्राथमिक क्रिया है। या आपसे वो पूछ लेगा कोई 2 प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए या कोई 4 प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए, तो ये आपकी 7 जो प्राथमिक क्रियाएं दे रखी है इनमें से कोई 4 आपको लिखनी है, यानी कि 7 प्राथमिक क्रियाएं इनको याद रखनी है। जो प्राथमिक क्रियाएं लोग करते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं,
वो उन लोगों को क्या कहा जाता है, रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यानी कि प्राथमिक के कार्यकलाप करने वाले लोगों का जो कार्य होता है वो घर से बाहर होता है, इसलिए इनको रेड कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। ठीक है, 8 तक बात याद रही जैसी, आगे चले थे आप। अब हम बात करते हैं आखेट और संग्रहण की। किसकी बात करेंगे, आखेट और संग्रहण की। आखेट और संग्रहण की हम विशेषताएं देखते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती है और कहाँ कहाँ इस प्रकार का जो कार्य है वो किया जाता है। देखो बेटा क्या हुआ, मानव सभ्यता के आरंभ में, मानव सभ्यता के आरंभ में जो आदि मानव समाज था वो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करता था, अपने समीप वातावरण पर निर्भर करता था। यानी कि अपने जीवन निर्वाह के लिए वो आखेट करता था और गैदरिंग करता था, यानी कि संग्रहण करता था। अपने पास के जंगलों में वो जंगली पौधे, कंदमूल आदि का वो क्या करता था, संग्रहण करता था। तो अब मैं इसकी क्या देखते हैं बेटा, विशेषताएं देखते हैं किसकी, आखेट और भोजन संग्रहण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। आखेट और भोजन संग्रहण है ये कठोर जलवायु क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, जहां पर अति शीत और अति गर्मी होती है, अधिक गर्मी होती है, उन क्षेत्रों के अंदर आखेट और भोजन संग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के कार्य में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। आखेट और भोजन संग्रहण में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। करते कौन है, ये घुमंतु समाज के लोग करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। किसके लिए, जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। अगर हम ज्ञान की बात करें, तकनीक की बात करें, तो यहाँ ज्ञान और तकनीक, निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान इनमें होता है। भोजन इसमें अधिशेष नहीं बचता, क्योंकि ये लंबी दूरियां तय करते हैं बेटा शिकार करने के लिए, इसलिए इसमें भोजन अधिशेष नहीं बचता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें कम होता है। क्या होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें कम होता है। और ये आखेट जो करते हैं, ये जो शिकार करते हैं, ये नुकीले पत्थरों से करते हैं, लकड़ी से करते हैं, इनसे शिकार करते हैं, जिससे क्या होता है, पशुओं की जो संख्या होती है वो सीमित रहती है। क्या होती है, सीमित रहती है। आज की नई टेक्नोलॉजी में बंदूक वगैरह आ गई है, इसलिए पशुओं की संख्या क्या होती है बेटा, निरंतरण घटती जा रही है। इसलिए भारत जैसे देश में भी आज शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि बहुत सी जातियां हैं वो लुप्त हो चुकी है, उन पर संकटापन छा गया है, इसलिए भारत ने भी इस पर क्या लगा दिया, रोक लगा दी। और कब लगाई, 1972 में भारत ने पूर्ण रूप से सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब हम अगली बात करते हैं भोजन संग्रहण और आखेट के जो वैश्विक क्षेत्र है उन क्षेत्रों की बात करते हैं। तो पहला क्षेत्र आता है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। कौन सा, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में कहाँ कहाँ ये कार्य किया जाता है, जैसे उत्तरी कनाडा हो गया, उत्तरी यूरेशिया हो गया और दक्षिणी चिली हो गया। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो आंतरिक भाग है वहां पर इस प्रकार का जो कार्य है वो किया जाता है और आज भी लोग वहां कर रहे हैं। एक विशेष चीज इसमें आ रही है, चिगल किसे कहते हैं। ये एक प्रकार का गोंद है, चबाने वाला गोंद है, जो जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। च्युगम खाइड़ा होने के दे वह च्युगम इस भी बने बेटा, जेपोटा वृक्ष दूध से बनती है वो च्युगम, इसमें शकरा वगैरह मिला दिया जाता है, फिर वो च्युगम तैयार हो जाती है। तो 8 तक बात याद रही जैसी, यानी आखेट और भोजन संग्रहण की जो विशेषता है वो क्या है, ये कठोर जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है। घुमंतु लोग है वो इस प्रकार के व्यवसाय को करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए ये किया जाता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, निम्न स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता होती है, प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें कम होता है, भोजन इसमें अधिशेष नहीं बचता है। ये तो होगी इनकी विशेषता। ज़्यादा मात्रा पूरी करने की आवश्यकता है, कोई नॉर्मल चीज़ है। और कोई एक चीज़ या कोई एक पॉइंट थे पकड़ लिया ने तो उठा को लेसन है ना ऑटोमेटिक क्लियर हो जालो, ताकि ऑटोमेटिक ही समझ में आ जालो बेटा। ठीक है, 8 तक बात याद रही जैसी। तो आगे चला आप, अगली हम बात करते हैं व्यापार के लिए एकत्रीकरण, यानी कि व्यापार के लिए गैदरिंग करना, इकट्ठा करना। पहले जो संग्रहण किया करते थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए संग्रहण किया करते थे, लेकिन जो आज जो गैदरिंग कर रहे हैं लोग वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, व्यापार के उद्देश्य से कर रहे हैं। यानी कि आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का
पूर्ण रूप से व्यापारीकरण हो गया है। ये लोग क्या करते हैं, कीमती पौधों की पत्तियों, उनकी छाल व औषधीय पौधों को प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचने का कार्य करते हैं, प्रॉफिट कमाने का कार्य करते हैं, और ये व्यापार के लिए पौधों के विभिन्न भागों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे रेशों से कपड़ा बनाना, छाल से कुनेन बनाना, चमड़ा तैयार करना, तने से रबड़ बनाना, बलाटा बनाना, गोंद बनाना। ठीक है। आज की अगर हम बात करें कि विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनसे जो प्राप्त उत्पाद होता है वो विश्व स्तर पर, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कृत्रिम उत्पादों ने इसका स्थान है वो छीन लिया है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। पशुचारण। पशुचारण पहला अपना टॉपिक हो गया, भोजन और आखेट कंप्लीट हो गया। भोजन और आखेट के बाद अगला अपनी प्राथमिक क्रिया आती है पशुचारण की। इसकी पशुचारण। पशुचारण कहते किसे हैं? पशुओं के पालने की कला को ही क्या कहा जाता है? पशुचारण कहा जाता है। पहले लोग आखेट पर निर्भर करते थे, गैदरिंग पर निर्भर रहते थे, अपने जीवन निर्वाह के लिए आखेट किया करते थे, संग्रहण किया करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे उस आदिमकालीन समाज को ये लगा कि नहीं यार, इस आखेट से अपना जीवन व्यापन नहीं हो सकता, तो उसने क्या सोचा, वहाँ उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जानवर थे, उन जानवरों को उसने क्या किया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया बेटा? पालतू बनाना शुरू कर दिया। और इस आधार पर हम पशुचारण को दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है आपका चलवासी पशुचारण और दूसरा आता है आपका वाणिज्यिक पशुचारण। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। देखो, चलवासी पशुचारण क्या है? ये केवल और केवल जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, यानी कि अपने भरण पोषण के लिए ये कार्य किया जाता है। कौन सा? चलवासी पशुचारण के अंदर। इसमें अगला पॉइंट है कि पशुचारक चारे व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है। ठीक है। तीसरी बात इसमें आती है कि पशुचारक नए चारागाहों की तलाश में ऋतु प्रवास करता है, यानी कि मौसमी प्रवास करता है। ऋतु प्रवास या मौसमी प्रवास। अब अकाई चीज है, ऋतु प्रवास का ही है गुरुजी, मौसमी प्रवास का ही है। जब एक स्थान पर पशुओं का चारा खत्म हो जाता है ना, तो पशुपालक क्या करता है, नई जगह की खोज में लंबी दूरियां तय करता है। इसलिए इसे ऋतु प्रवास कहा गया है या मौसमी प्रवास कहा गया है। उदाहरण की आप बात करें, हिमालय क्षेत्र की आप बात करें, हिमालय क्षेत्र में जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, ये लोग क्या करते हैं, गर्मियों के मौसम में ये लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को पर्वतीय भागों की ओर लेके चले जाते हैं। और जब शीत ऋतु आती है तो शीत ऋतु में ये लोग क्या करते हैं, पर्वतीय जगहों से वापस कहाँ आ जाते हैं, समतल मैदानी भागों के अंदर आ जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है बेटा ऋतु प्रवास या मौसमी प्रवास। ये पशु प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा ही पाले जाते हैं, प्रकृति पर ये निर्भर करते हैं और इनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। ठीक है। हम बात करें वाणिज्य पशु पालन की या वाणिज्य पशुचारण की। इसमें क्या था, ये प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। खाली जीवन व्यापन करने के लिए हम क्या करते थे, पशुचारण करते थे। किसमें? चलवासी पशुचारण में। जबकि वाणिज्य पशुचारण में हम पशुपालन किस उद्देश्य से करते हैं, व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, पैसे कमाने के उद्देश्य से करते हैं। जैसे व्यापार पर आधारित व्यवस्थित व पूंजी प्रधान कार्य है, ये व्यापार पर आधारित है और अधिक पूंजी की भी इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसमें हम क्या करते थे, चारे व पानी की खोज में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, एक निश्चित स्थान पर विशाल क्षेत्र वाले फार्म में फैले होते हैं। विशाल क्षेत्र वाले फार्म में इनको पाला जाता है, बड़े बड़े रेंज बनाए जाते हैं और उन रेंज में उन पशुओं को पाला जाता है। और जो चारे की व्यवस्था होती है, वो चारे की व्यवस्था उसी स्थान पर होती है। यानी कि जस्ट चलवासी पशुचारण का उल्टा आपको किस में करना है, वाणिज्य पशुचारण में करना है। इसमें हम पढ़ रहे थे कि ये जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, जबकि ये किस पर आधारित है, व्यापार पर आधारित है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पॉइंट आप भी बना सकते हो, कम पूंजी।
इसमें पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि यहाँ क्या करते हैं, एक ही स्थान पर पशुओं को पाला जाता है। बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, बड़े बड़े रेंज बनाए जाते हैं और वहीं पशुओं को रखा जाता है और चारे और पानी की व्यवस्था है वो उसी स्थान पर की जाती है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाकर एक दूसरे से इनको अलग किया जाता है ताकि पशु सुचारू रूप से वो भोजन ग्रहण कर सके। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली हम बात करते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के अंदर गाय व बैल पाले जाते हैं। सारा व एशिया मरुस्थलों में भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। पर्वतीय भाग तिब्बत वाले और वो पर्वतीय भाग है वहाँ पर याक और लामा पाला जाता है। और टुंड्रा प्रदेशों के अंदर रेंडियर पाले जाते हैं। आपने पढ़ा होगा एस्किमो जनजाति जिनके पास एक रेंडियर होता है, वही रेंडियर कहाँ पाला जाता है बेटा, टुंड्रा प्रदेशों के अंदर पाला जाता है। हमने पढ़ा था उस चीज में, हमने चलवासी पशुचारण में पढ़ा कि इन पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती है और ये प्राकृतिक रूप से ही पाले जाते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, वाणिज्य में क्या होगा, वाणिज्य में पशुओं को वैज्ञानिक रूप से पाला जाएगा और इनकी विशेष देखभाल की जाएगी। क्योंकि वाणिज्यिक पशुपालन हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं बेटा, व्यापार के उद्देश्य से कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। इसलिए हम इनमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे और विशेष इसकी देखभाल करेंगे। वाणिज्यिक पशुपालक पश्चिमी संस्कृति से भी क्या है, प्रभावित है। इनसे प्राप्त पशुओं से इसमें ऐसे पशुओं को पाला जाता है जिसके लिए वो क्या होता है, वो क्षेत्र अनुकूल होता है और उसी अनुकूल क्षेत्र के अनुसार ये क्या करते हैं, उस पशु को पालते हैं। जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, भेड़ होगी, बकरी होगी, घोड़ा हो गया, ये इन सबको इसमें पालते हैं और इनसे प्राप्त मांस है, ऊन है, दूध है, इनको वैज्ञानिक तरीकों से संशोधित कर डब्बा बंद कर बाजार में बेचा जाता है। किस उद्देश्य से बेचा जाता है, व्यापार के उद्देश्य से इसको बेचा जाता है। प्रमुख पशु मैंने बता दिया, गाय, बैल, भेड़, बकरी और घोड़े। ठीक है, अगली हम बात करें, 8 तक बात याद रही। जैसी कहने का मतलब यह है, चलवासी पशुचारण में आपको क्या करना है, किसी एक की विशेषता आपको पढ़नी है और दूसरे की विशेषता में उसका उल्टा कर देना है। हमने चलवासी पशुचारण पढ़ा था। चलवासी पशुचारण किस उद्देश्य से किया जाता है, जीवन व्यापन के उद्देश्य से किया जाता है, जीवन निर्वाह के उद्देश्य से यह व्यापार किया जाता है। जबकि वाणिज्य पशुपालन में क्या किया जाता है, ये व्यापार करने के उद्देश्य से ये किया जाता है और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम व्यापार करने के उद्देश्य से पशुओं को पालते हैं, इसलिए इसमें पैसों की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, अगली उसमें हमने पढ़ा था कि पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में ऐसा नहीं था। क्यों, वाणिज्यिक पशुपालन में क्या था, हम उसी जगह बड़े बड़े फॉर्म बनाते हैं, बड़े बड़े रेंज बनाते हैं और पशुओं को वहीं रखते हैं, एक स्थान पर रखते हैं। या चारे व पानी के लिए घूमना पड़ता था चलवासी पशुचारण में। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में क्या होता है बेटा, चारे और पानी की व्यवस्था उसी स्थान पर की जाती है। ठीक है, उनको प्राकृतिक रूप से पाला जाता था। चलवासी पशुचारण को प्राकृतिक रूप से पाला जाता था और उसकी विशेष देखभाल की जाती थी। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में क्या किया जाता है, पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है और इनकी विशेष देखभाल की जाती है। चलवासी पशुचारण में ऋतु प्रवास होता है बेटा, मौसमी प्रवास होता है। क्योंकि एक जगह जब चारे की समस्या आ जाती है, चारा खत्म हो जाता है, तो पशुचारक क्या करता है, नए चारे की तलाश में या नई जगह की तलाश में जब वो लंबी दूरियां तय करता है, उसी आधार पर इसे मौसमी प्रवास या ऋतु प्रवास कहा जाता है। बात याद रहे जैसे तक। ठीक है, चलो अब हम अगली बात कर लेते हैं बेटा इनके क्षेत्र की, इनके चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण के क्षेत्रों की हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। चलवासी पशुचारण की अगर हम बात करें तो चलवासी पशुचारण
यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के अंटार्कटिक तट में अरब प्रायद्वीप क्षेत्र से होता हुआ मंगोलिया व मध्य चीन तक इनका क्षेत्र फैला हुआ है। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में और मेडागास्कर जो द्वीप है दक्षिणी अफ्रीका के पास में ही, वहाँ पर ये पशुपालन किया जाता है। अगर हम वाणिज्यिक पशुपालन की बात करें तो ये यूएसए यानी कि उत्तरी अमेरिका में, अर्जेंटीना में, यूरुग्वे में, ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में इस प्रकार की जो पशु है वाणिज्यिक पशुपालन है वो किया जाता है। ये इनके विशेष क्षेत्र हो गए। बात याद रही जैसी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट भी है कि संसार में चलवासी पशुचारकों की संख्या घट रही है, कारण बताइए, या घट रही है क्यों घट रही है उसके कारण बताइए। तो पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण होना। इस कारण इनकी जो संख्या है वो घटने लग गई। और चारागाहों को नई बस्तियों में बदल देना, जो बड़े बड़े पहले चारागाह थे उनको नई बस्तियों के अंदर बदल देने से चलवासी पशुचारकों की जो संख्या है वो धीरे धीरे निरंतर घटती जा रही है। ठीक है, चलो तो आज का दो टॉपिक था अपना, एक तो आखेट और भोजन संग्रहण प्राथमिक एक्टिविटीज के अंदर, और एक था पशुचारण। तो दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ गलती या मिस्टेक हुई हो तो कमेंट द्वारा आप ज़रूर हमें सूचित करवाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा चैनल यूं ही निरंतर देखते रहिए। और साथ में भाई साहब सब्सक्राइब कर वो मत भूलिए, और घंटी को आइकन है ना बिल जरूर दबा दीजिए, पकड़ बछीड़ दीजिए, लाइक ज़रूर कर दियो। आपके साथी को, आपके दोस्त को शेयर ज़रूर करना है भाई साहब। इस चीज़ ने करेला को ने